कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि उनको श्रद्धांजलि देने का जो जिस तरीके से आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं वही असली तरीका है। ये शहीद संघर्ष के प्रतीक हैं। संघर्ष इनका पर्यायवाची है। जब से इन्होंने थोड़ा होश संभाला, इन्होंने संघर्ष किया, एक सत्ता के खिलाफ, सच के लिए खड़े हुए, अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। और आप भी किसी बात के लिए जो सच्चाई की बात है, जो हक की बात है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आप इनके असली वारिस हैं। देखिए, इंसान तो हर कोई जन्म लेता है, खाता पीता है, अपना जीवन यापन करता है और उसके बाद हर किसी ने चले जाना है। लेकिन जो जिंदा कौमें होती हैं और जिंदा इंसान होते हैं, वो सिर्फ इतना नहीं करते। वो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, अपने हक के लिए खड़े होते हैं, बोलते हैं, और कहीं उनको अन्याय होता देखता है तो उसके लिए संघर्ष करते हैं। जिंदा इंसानों की, जिंदा कौमों की यही पहचान होती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इस इलाके के लोग अपनी उस जिंदा दिली की जो मिसालें हैं वो पहले भी हैं, उसको कायम रखे हुए हैं, उन्हीं पे चल रहे हैं। इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे बताया गया कि आपको यहाँ धरने पर बैठे हुए 80 दिन हो गए हैं। क्या संयोग की बात है। फांसी लगने से पहले हमारे इन शहीदों ने भूख हड़ताल की थी। उस भूख हड़ताल में इनके एक साथी जतेंद्र नाथ दास, उनकी मृत्यु हो गई थी भूखे रह करके, और उनकी मांगे बाद में माननी पड़ी। लेकिन उसमें जो भगत सिंह की भूख हड़ताल चली थी वो 80 दिन चली थी। तो यह भी संयोग है कि उनकी भूख हड़ताल 80 दिन चली थी, लेकिन आपके 80 दिन हुए हैं। घबराइए मत, और भी आगे लड़ना पड़ेगा तो लड़िएगा। और उसकी वजह है, लड़ना क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पाड़ा पड़ा है बहुत हद दर्जे के बेशर्मों से पड़ा है। तो हमने देखा है, पिछले सालों में भी देखा है, अब भी देख रहे हैं, हद दर्जे के बेशर्म लोग हैं। एक सजा याफ्ता अपराधी, 3-3 मुकदमों में सजा हुई, और सत्ता के भूखे लोगों का गठजोड़ है ये, जिसके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे आप लोग। तिलक राज जी जिक्र कर रहे थे, वो मुकदमा लड़ा, 2002 से लड़ा। हमें वो लड़ते लड़ते मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए। बहुत कुछ देखा हमने। एक तो ये जो राजनीतिक लोग होते हैं, सत्ता के जो पहुंचना चाहते हैं सत्ता में, उनकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। उनको कहीं से 10 वोट इकट्ठे मिल जाएं, दिख जाएं, तो वो वहीं पे वो मरने जैसे हो जाते हैं। तो ये जो जिसके खिलाफ आज आप लड़ रहे हैं, इसको पहले भी मदद मिलती रही है। हमने देखा है, सरकारें और भी थी लेकिन मदद मिलती रही है। लेकिन हमने ये भी देखा कि किसी ऊपर के लेवल पर जा करके अगर नीचे के नेता मदद करते थे, ऊपर जाके वो मदद रुक जाती थी। हमने उसको बड़े नजदीक से देखा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे, हमें पता लगता था एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर स्पेशल हेलीकॉप्टर लेके दिल्ली गया है प्रेशर डालने के, सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन की में इसको छोड़े, दबाव डाले। इधर से ये परिवार जो थे, पीड़ित परिवार भी पहुंचते थे, प्रधानमंत्री तक भी पहुंच होती थी, और वहां जाकर मामला रुक जाता था। सीबीआई को ताड़ना दे दी जाती थी, भाई जो सही है, जो सच है, जो फेयर है वही करो, किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चीजें बदली हैं। मैंने जो पहले कहा कि बेशर्मों से पाला पड़ा है, अब सब कुछ नंगा चिट्टा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। ये फर्क आया है 2014 के बाद। पहले चीजें लुके छुपे होती थी, पर्दे में होती थी, थोड़ी बहुत शर्म हया होती थी कि लोग क्या कहेंगे। अब वो शर्म हया बिल्कुल ही उतर गई और बेशर्मी से चीजें हो रही हैं। मुझे एक गांव में हमारे कहावत सुनाते थे
कि भाई किसी गांव में कोई लड़का था, उसने कोई ऐसी हरकत कर दी गांव में जो गांव के लिहाज से अच्छी नहीं थी। तो गांव की पंचायत हुई। गांव की पंचायत ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इसने किया है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, पहली बार हुआ है, इसको वार्निंग देके छोड़ देते हैं। तो उसको वार्निंग देके छोड़ दिया। तो उसने कुछ दिनों बाद वही हरकत फिर कर दी। फिर पंचायत इकट्ठी हुई। पंचायत ने कहा यार ये तो गलत बात है, इस बार इसको थोड़ा जुर्माना करते हैं तब ये ठीक आएगा। तो उसको जुर्माना कर दिया, लेकिन वो नहीं हटा। उसने तीसरी बार फिर कुछ ऐसी कर दी घटना। तो फिर उसके घर वाले बुलाए, उनको वहां बेशर्म किया कि तुम ये संभाल नहीं सकते अपने बच्चे को, जुर्माना डबल करो और इनको भी सजा दो। वो दी, लेकिन वो चौथी बार फिर उसने हरकत कर दी। तो गांव ने कहा अब तो पानी सिर से ऊपर चला गया, अब इसका जुलूस निकालो, इसको गधे पे बिठाओ, इसके गले में जूतों की माला डालो, इसको गांव में घुमाओ। ये उसको सजा दी। तो जी वो गधे पे बैठा है, गले में जूतों की माला है, जा रहा है, पीछे बच्चों का हजूम है। घर के पास पहुंचता है तो जोर से आवाज लगा करके कहता है अपनी माँ को कि माँ पानी गर्म करके रखना, मैं 2 चक्कर लगा के आया, नहाऊंगा आके। तो हमारा पाला ऐसे हद के बेशर्मों से पड़ा है, इसलिए कमर कसे बांधे रखो। और मैं देखो राजनीति की बातें बहुत हुई हैं यहाँ पर, मैं राजनीति की बातें जो आज देश में और आप सब लोग जानते हैं, अभी बातें हुई भी है, मैं उनमें जिक्र नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हो। मैं एक बात हक की आपको बता दूं, ये जो पानी का झगड़ा है, एक बात समझ लो, इसके ऊपर पहला हक आपका है। आप में जो बुजुर्ग हैं शायद जानते होंगे, ये भाखड़ा जो नहर आई थी, ये कब आई थी? 1925। जब ये भाखड़ा नहर आई तो एक टैक्स लगा था, खुश हसैती टैक्स। कैरो तब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किसानों के ऊपर खुश हसैती टैक्स लगाया था, जिसको बेटरमेंट टैक्स कहते हैं। उसका ये कहना था कि ये पानी आने से इलाके में खुशहाली आएगी, इसलिए किसान जो हैं वो टैक्स भरें। और ये टैक्स पंजाब के बहुत से जिलों पर लगा, जिनमें होशियारपुर था, जिनमें जलंधर था, जिनमें लुधियाना था। लेकिन शायद आपको बहुत लोगों को ना पता हो, सबसे ज्यादा टैक्स, खुश हसैती टैक्स जो लगा था, वो हिसार जिले की सिरसा तहसील पे लगा था। और उसके पीछे उनका तर्क क्या था कि सबसे ज्यादा फायदा इनको होगा। अब सबसे ज्यादा बरानी जमीन यहां, सबसे ज्यादा गरीब किसान यहां, और सबसे ज्यादा टैक्स उनके ऊपर लगाया था। और यहां के लोगों ने, आपकी पहले की पीढ़ियों ने उसके खिलाफ संघर्ष किया, आंदोलन चले, जेलें भरी, गोलियों से लोग मरे, आपके सिरसा के भी लोग, कुर्कियां की गई। जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे, मुझे व्यक्तिगत नॉलेज है क्योंकि मेरे पिताजी भी इस आंदोलन में शामिल थे, परिवारों के जो खाना बनाने के बर्तन तक थे वो पुलिस ले गई थी। लोगों को पड़ोसियों से बर्तन मंगा करके खाने बनाने पड़े थे। और उस आंदोलन का नतीजा ये था कि वो टैक्स की दर घटाई गई। आप लोगों ने उस जमाने में जब गरीबी थी, फसल नहीं होती थी, आपने टैक्स दिया हुआ इस पानी का, इसलिए आपका हक बनता पहला इस पानी के ऊपर। किसी और नोडू खा का हक नहीं बनता, किसी और डेरे का या किसी का नहीं हक बनता। हम ये नहीं चाहते किसी को पानी ना दो पानी। पानी एक जरूरी चीज है, जरूरत है तो पूरी करो, हमारे से छीन के मत दो, हमारा हक मत दो। इतनी सी मांग है, क्या गलत कह रहे हो आप लोग? इतनी सी तो बात है ना। आप ये तो नहीं कह रहे पानी मत दो उनको,
आप ये कह रहे हो कि हमारा पानी छीन के मत दो, क्योंकि इस पानी पर आपका हक भी है और आपकी जरूरत भी है। लेकिन ये गठबंधन है। सरकार किधर खड़ी है? क्यों खड़ी है भाई उधर? सजा याफ्ता अपराधी है 3 मुकदमों में, क्यों खड़ी है? क्योंकि उसके पास पैसा है, क्योंकि उसके पास एक फौज है कुछ लोगों की जो इनको वोटों में बूथों पर चाहिए होती है, और उनके पास कुछ इलाकों में वोट है, इसीलिए तो ना। और आपके बारे में जैसे पहले वक्ता कह रहे थे, क्या ये 5-7 गांव के लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और या तो हम इनको और बातों में उलझा करके वोट ले लेंगे, बेवकूफ बना देंगे, धर्म का नाम ले लेंगे, जाति का नाम ले लेंगे, इलाके का नाम ले लेंगे, वोट ले लेंगे बहुतों के, तो अगर नहीं देंगे तो हमारा क्या नुकसान कर लेंगे। तो अब आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है, इनको बताना है आपने कि आप 5-7 गांव के लोग नहीं हो। चोट करनी होगी, चुनाव का आपके सामने है। गांव गांव में जाओ, इलाके के घर घर में जाओ, इलाके के वहां चोट करो जहां इनकी आत्मा बसती है। आपने सुना होगा पुरानी कहानियां, कहते थे ना कि किसी शैतान आदमी की आत्मा उसने तोते में रख देता था, कौवे में रख देता था, और उसको जितना मर्जी कुछ कह लो उसका कुछ नहीं बिगड़ता था, तोते को मारना पड़ता था। एक हरिशंकर परसाई हैं, व्यंग लेखक थे, उन्होंने कहा कि ये हमने कहानी सुनी थी, लेकिन आजकल तो लगता है कुछ ऐसे बड़े लोगों ने अपनी आत्मा कुत्तों में भी रख दिया है। इनकी आत्मा वोटों में बसती है, वहां चोट करो, वहां कीजिए चोट। ऐसे नहीं कि ये 5-7 गांव, इनको भ्रम है कि ये 5-7 गांव तक है, इलाके में जाओ, बताओ कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ समझा जा रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जैसे मैंने कहा आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, लेकिन ये जो लड़ाई है आपकी, ये इससे बहुत बड़ी है। आपको जो आप कर रहे हो ना, उसकी कीमत नहीं मालूम अभी। आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो, ये लोकतंत्र है, आप उस लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हो अपनी इस लड़ाई से। कैसे कर रहे हो? मैं भगत सिंह गौरव का उदाहरण देता हूं आपको। आपको शायद नहीं पता होगा, भगत सिंह का जन्म उस साल में हुआ था जब पंजाब में 3 काले कानूनों के खिलाफ पंजाब की जनता सड़कों पर आई थी। अब आप हैरान होंगे कि 3 काले कानून तो अब की बात है, भगत सिंह कब है? नहीं, 20वीं सदी की शुरुआत में भी 3 काले कानून आए थे, अंग्रेज लाए थे। आपको शायद पता होगा कि जो लायलपुर का इलाका है पाकिस्तान में, ये बरान इलाका था, यहां कोई खेती नहीं होती थी, और इस इलाके में नहर लाई गई 20वीं सदी के शुरू में, 1879 के करीब वहां पर नहर लाई गई, और फिर जरूरत पड़ी कि उस इलाके को आबाद कैसे किया जाए। तो जो पंजाब का ये दुआबे का इलाका है और कुछ माझे का, वहां से किसानों को उधर जाकर के बसाया गया, उनको जमीनें पट्टे पर दी गई। भगत सिंह का गांव भी दुआबे में है, खटखट कला, नवा शहर के पास। इनका परिवार भी उधर तभी गया, भगत सिंह का परिवार भी उसी दौर में वहां गया, क्योंकि उस इलाके से बहुत से किसानों को, पंजाबी किसानों को, अंग्रेजों ने कहा कि आप आओ, इस जंगल को आबाद करो, पानी हम ले आए हैं, हम आपको ये जमीनें देते हैं पट्टे पर। किसानों ने अपनी मेहनत से वो जमीनें आबाद की, और जब आबाद हो गई तो अंग्रेजों ने प्लान बना लिया कि इसको छीना कैसे जाए। तो वो 3 कानून लाए, और उन कानूनों में 2-3 बातें थी। एक तो ये थी, एक ये कर दिया कि भाई किसी किसान का बेटा
अगर बालिग होने से बड़ा बेटा बालिग होने से पहले मर जाए तो फिर वो जमीन है जो वो उसकी, वो उसके छोटे बेटे को नहीं मिलेगी, वो सरकार की हो जाएगी। एक उसमें और किया कि अगर आपने अपने खेत में कोई वृक्ष लगा है, किक्कर है, पिपल है, अगर आपने सरकार की परमिशन के बिना उसको काट दिया तो वो जमीन सरकार की हो जाएगी, आपकी नहीं रहेगी, सरकार उसकी मालिक हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे वो कानून, काले कानून थे, जैसे अब काले कानून आए थे। तो उसके खिलाफ पंजाब में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 1907 के अंदर। पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से वो आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में लीडर जो थे उनमें भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह मुख्य थे। मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं, आपके आंदोलन का योगदान मैं आऊंगा उसके ऊपर। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो भगत सिंह है ये पैदा भगत सिंह नहीं हुए थे, और भगत सिंह को जो आज हम जानते हैं भगत सिंह के नाम से, उनको भगत सिंह बनाया उनके आसपास के माहौल ने। जो उस वक्त में पंजाब का माहौल था, देश का माहौल था, उनके घर का माहौल था, भगत सिंह को भगत सिंह उसने बनाया। वो पैदाइशी भगत सिंह नहीं थे, वो कोई ऊपर से नहीं लिखवा के आए थे तू ये करेगा, तू ये करेगा, तेरा नाम बड़ा ऊंचा होगा। उसको उसके आसपास के माहौल ने भगत सिंह बनाया था। आंदोलन हुआ पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से उस साल जिस साल भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह 12 साल के हुए तो जलियांवाला बाग कांड हुआ। छोटा बच्चा था, अपनी बहन अमर कौर के साथ जाता है लाहौर से अमृतसर, वहां से मिट्टी, खून से सनी हुई मिट्टी लेकर के आता है और उसको रखता है अपने घर में। कहता मैं इसमें बड़ा होकर के बंदूकें बोऊंगा, अंग्रेजों को भगाऊंगा। ये माहौल था। 1921 में साका ननकाना साहब होता है। आप जानते हैं जो सिखों के गुरुद्वारे थे ये महंतों में कब्जे थे और ये हर तरह के गलत काम वहां करते थे। अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेज उनकी मदद करते थे। तो सिख समाज के अंदर ये मांग उठी कि इनको वहां से भगाया जाए, हमारे गुरुद्वारों की बेअदबी करते हैं। और आंदोलन हुआ, जत्थे गए गुरुद्वारा ननकाना साहब को आजाद करवाने के लिए। महंत ने अपने गुंडों की मदद से वहां पर दर्जनों की तादाद में सिखों को, श्रद्धालुओं को, वहां एक वृक्ष था उसके साथ बांध करके जिंदा जला दिया। और वहां पर फिर उसके बाद आंदोलन हुए। भगत सिंह 1921 में उस ननकाना साहब में जाकर के लंगर की सेवा भी करते हैं, उस आंदोलन में भाग लेते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन होता है। ये वो माहौल था जिसने भगत सिंह की तरबियत की, भगत सिंह को भगत सिंह बनाया। भगत सिंह ऊपर से बनकर के नहीं आया था। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जो कर रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, ये बच्चा जो साथ में बैठा हुआ है, ये बच्चा अभी उस समझ का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ चीजें यहां से लेकर के जाएगा। आप आने वाली पीढ़ियों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को ये सिखा रहे हो इस आंदोलन के माध्यम से कि गलत को गलत कहना हमारा फर्ज है। अगर कोई हमारा हक छीनता है तो उसके खिलाफ संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। ये आप आने वाली पीढ़ियों को सिखा रहे हो और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हो और लोकतंत्र जान है किसी भी समाज की और किसी भी देश की। ये लोकतंत्र ऐसे नहीं आ गया। 300 से 400 साल तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों को लड़ना पड़ा इस लोकतंत्र के लिए, कुर्बानियां देनी पड़ी।
उसके बाद ये लोकतंत्र आया। पहले तो राजशाही होती थी, राजशाही होती थी ना, राजा होता था, वही राजा था, वही आर्मी का कमांडर था, उसी की अदालत थी, वो सबसे बड़ा जज था, सब कुछ उसके हाथ में था, जिसको जो मर्जी सजा दे, जिससे जो मर्जी छीन ले, किसी की प्रॉपर्टी लूट ले, राजशाही थी ना। आज भी इस देश में कुछ लोग लोकतंत्र को राजशाही में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका मतलब है आपको 400 साल पुराने समाज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चुनावी बॉन्ड के नाम पर हुआ, ये फिरौती नहीं थी तो और क्या थी? सरकार को पता है हमें किसने चंदा नहीं दिया, बाकियों को नहीं पता। उन कंपनियों के ऊपर छापे डलवाए गए, और जो ही छापे डलवाए चंदा आ गया। इसको हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? फिरौती, एक्सटॉर्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो आज इस देश में हो रहा है, ये राजशाही में बदलने की कोशिश है। एक आदमी या दो आदमी, सारी पावर उसके हाथ में। वो कहेंगे ये इस राज्य का मुख्यमंत्री ये होगा तो वो होगा, नीचे एमएलए तो बेचारे हाथ जोड़ने के लिए है, जैसा वो कहेंगे वैसा होगा। तो आप उस माहौल के अंदर लड़ रहे हो। ये जो किसान आंदोलन चला दिल्ली के अंदर, उसने भी लोकतंत्र को बचाया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। काले कानून वापस हुए वो एक बात है, लेकिन उससे जो लोकतंत्र को मजबूती मिली है, जो लोगों में जान आई है बात कहने की, सच के लिए खड़े होने की, वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आप आने वाली जो नस्लें हैं, आपके बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, आप जब वो बड़े होंगे वो याद करेंगे इस आंदोलन को, इससे प्रेरणा लेंगे और एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनेंगे। ये आपके आंदोलन की देन है, ये व्यर्थ नहीं है। इसलिए लड़िए, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, लड़िए इस आंदोलन को। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कारवां है आपका और बड़ा होगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी जीत होगी।